who is the Commissioner, Animal Husbandry Commissioner, to please join us on the panel's discussion. Now I request the President of Fish Farming Association, Mr. Salahuddin Saab, to please join as our next panelist in the farm and feed side. I request the CEO of Hydrofeed, Mr. Azam Saab, to please join as a panelist on the stage. I will also request Mr. Mohsin Khadan Saab to join us on the stage, please. So this segment, panel 1, we have completed. This is from the farm, feed and genetic side. So in the panel 2, we have the anemia. So I request Dr. Amna Zubairi Saiba to please join, who is the chairperson of Zoology Department of Qaid Azam University. Number 2, we have Dr. Rehana Aid. So I request ma'am, who is a senior scientific officer, to join as a panelist in the academia, processing and technology side. We have Dr. Fizur Rahman, who is the chairman, Department of Aquaculture and Javas. So I request her to please join us as panelist on the stage. So next we have Ms. Iqbal, who is lecturer in Cambridge College. So I request ma'am to please join us on the stage. So huge round of applause for all our panelists from the different segments. So now coming toward the session. So we have panelists, as I told you, जो कि हमारे different segments हैं, हमारे पास तमाम जो question हमें prepare किए गए हैं. So we will ask one by one, जो कि हम उनसे जवाब लेंगे उनके related, और इसी तरह जो भी आपके mind में कोई भी किसी किस्म का मतलब इन question के related कोई article है, ताकि हम उसका एक road map बनाएं, उसको हम highlight करें, ताकि हम next phase पे उसको कैसे लेके जाना. So I will request to start the session. Mr. Ubaid, after the start. So this is basically a face-off session. Like एक तरफ हमारे एकेडमिया है और एक तरफ हमारे फार्म्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं. So हम देखते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे हमारा जो है ना वो जो सॉल्यूशंस हैं वो किस साइड पे जो है ना वो भारी जाते हैं. और उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे जो है ना वो अपने पॉइंट्स नोट आउट करेंगे, ताकि एंड पे हमारे पास एक वन पेजर डिजाइन हो, ताकि जो क्रिस्प पॉइंट्स हैं जो कि हमने साथ लेके जाने हैं और उन पे वे फॉरवर्ड निकालना है, ताकि हम उनको डिस्कस कर सकें. सो डॉक्टर जाज प्लीज स्टार्ट. So सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है, that is regarding from the genetic side. So उसमें हमें ये है, how genetic technology contribute to fish breeding programs, particularly in enhancing performance and disease resistance. So I request from the genetic side, so I will request from Ma'am Rehana to please emphasize and elaborate something on that. बिल्कुल जेनेटिक टेक्नोलॉजीज और ब्रीडिंग प्रोग्राम जो है दे आर नीड ऑफ टाइम. और उस पर सिर्फ ये नहीं कि रिसर्च या एकेडेमिया जो है वो आइसोलेशन में काम करें. अगर हम एक कोलैबोरेशन में विद प्राइवेट सेक्टर अगर हम काम करेंगे तो हमें उसके रिजल्ट्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर नज़र आएंगे. रादर अगर हम ऑन फॉर्म ही कुछ इस किस्म के प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूशन उनकी हो तो वो एक ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकेगा. एक यहाँ पे मे बी मैडम ज़्यादा अच्छी बेहतर तरीके से बता सके. तो मैडम. ओके, थैंक यू. देखिए यहाँ फार्मर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो यहाँ चल रहा है वो चाहता है कि फास्ट ग्रोइंग हो और डिजीज रेजिस्टेंस हो, उसकी FCR कम हो, मतलब बहुत अच्छी हो और हम बहुत कम खिलाएं और ज़्यादा प्रोडक्शन. मेजर इशू सारे इसका ही है. यस, मैं बिल्कुल 100% एग्री करती हूँ कि जेनेटिक एनहांसमेंट प्रोग्राम इनिशिएट होना चाहिए. यस, डिजीज रेजिस्टेंस बिल्कुल है, जेनेटिक मेकअप पे आप इसको चेंज कर सकते हैं. ये 100% में श्योरिटी के साथ बता रही हूँ, इसलिए कि आप जब रोहू और कैटला को ही देखेंगे तो कैटला में रेजिस्टेंस कम है, डिजीज रेजिस्टेंस कम है, लेकिन रोहू में साथ है. जब आप उसकी क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं, दोनों को कराते हैं, तो आपको डिजीज रेजिस्टेंस बड़ी अच्छी मिलती है, मतलब बड़ी गुड रिजल्ट्स मिल रही है. नेशनल लेवल्स में भी सारा मौजूद है कि आप डिजीज रेजिस्टेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं जेनेटिक एनहांसमेंट प्रोग्राम. सेकंड, सबसे पहला प्रॉब्लम आपका ग्रोथ है. और ग्रोथ में आप कहते हैं कि हम बाहर से मंगा लेते हैं, यू आर राइट, ठीक है. लेकिन देखिए हम ग्रोथ को दो तरह से इंक्रीज कर सकते हैं, जेनेटिक इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के थ्रू. सेकंड, तो आप मैनिपुलेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, आप एनवायरनमेंट अच्छी करेंगे, आप बेस्ट रिजल्ट देंगे, ठीक है, ले सकते हैं. तो आप फर्स्ट ही जनरेशन में आप चेक करें कि आपकी उसमें से कौन सी फास्ट ग्रोइंग में जा रही है, और उसका थोड़ा सा जेनेटिक एनालिसिस. आपका मेरा ख्याल है हर यूनिवर्सिटी के लैब के पास ये सारी फैसिलिटीज मौजूद है. इसमें कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है कि जिसमें हम कहें कि हम इसको एनालिसिस नहीं कर सकते. हम वी आर 100% डू इट. हम चेक कर सकते हैं और हम इसको इन्हांस कर सकते हैं, ठीक है. तो मैं इसको हमेशा ये कहूँगी, फर्स्ट आपको स्ट्रेन एवेल्युएशन करनी है. स्ट्रेन एवेल्युएशन मीन फर्स्ट यू हैव टू चेक योर, आपको HDs का डेटा होना चाहिए. अगर आपके पास HD का डेटा नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप यू आर बी एबल टू इनिशिएट द जेनेटिक एनहांसमेंट प्रोग्राम, ठीक है. तो आप सबसे पहले स्ट्रेन एवेल्युएशन करें.
उसके बाद उसमें से जो बेस्ट स्ट्रेन हो उसको चेक करें। जिस तरह हम लोगों के रिसर्च में हम लोग बता रहे हैं कि अगर आप इस्लामाबाद का स्ट्रेन लेते हैं तो उसमें डिजीज रेजिस्टेंस थोड़ी कम है, लेकिन तवक्कल में बहुत अच्छे डिजीज रेजिस्टेंस मिली। लेकिन अगर थर्मल टॉलरेंस की बात करेंगे तो आप इस्लामाबाद की थर्मल लो टेम्परेचर में थर्मल टॉलरेंस बहुत ज़्यादा है, वो सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन आप मुजफ्फरगढ़ और इस साइड की बात करेंगे तो वहाँ वो फिश सर्वाइव इतना ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस शो नहीं करेगी। तो मैं हमेशा 100% श्योरिटी के साथ कह रही हूँ कि वी हैव टू इनिशिएट दिस प्रोग्राम। और जहाँ तक डिजीज की चेकिंग की बात है, यस देयर इज अ जेनेटिक इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में जेनेटिक टूल्स अवेलेबल हैं, यू कैन अडॉप्ट इट, यू कैन डू इट और आपसे बेस्ट रिजल्ट ले सकते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें जो डॉक्टर साहब के डिस्कशन के दौरान जहन में आई, अदर देन द मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, जेनेटिक टेक्नोलॉजीज है कि आप ब्रीडिंग कराते वक्त जितना आप मैक्सिमम इन ब्रीडिंग को अवॉइड करेंगे, वो एक नेचुरल तरीका है, आप जेनेटिकली बेहतर प्रोडक्शन सीड की ले सकते हैं। आप इन ब्रीडिंग को अवॉइड करें। यहाँ पे होता ये है कि एक साल अगले साल अगले साल अगले साल ये गम माजर के साथ शायद गवर्नमेंट हैचरीज में ज़्यादा हो रहा है, लेकिन प्राइवेट हैचरीज में भी शायद कुछ परसेंटेज तक ये हो रहा हो। चाइना में और कुछ और कंट्रीज में होता ही है कि कंसेक्टिव आफ्टर 2 ब्रीडिंग्स वो गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है फार्मर को कि आप इस ब्रूड स्टॉक को, इस पेयर को सैक्रिफाइस करें, यू विल बी गिवन विद सम इंसेंटिव एंड नेक्स्ट टाइम आप फ्रेश ब्रूड स्टॉक लेके आएँ। तो एक तो ये बेसिक चीज़ है। अदर देन दीज जहाँ पे ये नहीं अवेलेबल, तो हम एक जेनेटिक इम्प्रूवमेंट जो है इन साइज, इन ग्रोथ, इन परफॉर्मेंस एंड डिजीज रेजिस्टेंस हम इस तरीके से ला सकते हैं। जहाँ तक डिजीज रेजिस्टेंस की बात है, उसमें हम ये चीज़ जो कर सकते हैं, अक्सर ये डिस्कशन में डिजीज रहती है, बेस्ट मैनेजमेंटेरियल प्रैक्टिसेस इन द फार्मिंग सिस्टम। हम जब स्टूडेंट थे तो हमने मुख्तलिफ जगहों पे पढ़ा था कि 90% मर्टेलिटी फिश में जो है वो होती है ऑक्सीजन डिप्लेशन की वजह से, और 10% जो मोर्टेलिटी है दैट इज बिकॉज ऑफ सम डिजीज और सम अदर इशू और सम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एंड समथिंग लाइक दैट। लेकिन देखो तब की बात है जब हम कन्वेंशनल फार्मिंग सिस्टम कर रहे हैं तो डिजीज भी कम आती थी। अब जबकि हम इंटेंसिव फार्मिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली डिजीज का इशू आता है, लेकिन हम उसको मिनिमाइज अभी भी कर सकते हैं गुड प्रैक्टिसेस ऑफ फिश फार्मिंग सिस्टम से। तो ये दो छोटी छोटी चीज़ें जो थी, अदर देन यू नो these points should be incorporated in the genetic technologies and breed improvement programs. Thank you very much, ma'am. Now I just May I add something? yes, please. अच्छा, आपने कहा कि हम इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं यहाँ फिश इंडस्ट्री से जो कर बात करते हैं लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दें, जो फीड की फॉर्मुलेशन है उसमें थोड़ी सी इम्यूनोस्टिमुलेंट्स को ऐड कर दें। मेरा ख्याल है हम 50% तो उधर से बच जाएंगे। और सेकंड ये आपको बता दूं कि बेस्ट अगर आप स्ट्रेन भी ले रहे हो और आपकी मैनेजमेंट प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो यू आर अनएबल टू गेट द रिजल्ट। तो आपको दोनों की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी, मैनेजमेंट प्रैक्टिस भी बेस्ट हो और आपकी स्ट्रेन भी अच्छी हो। और सेकंड, जहाँ तक डिसॉल्व ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आप कह रही हैं, यस ये जेनेटिक्स में कंट्रोल हो जाती है, वी कैन कंट्रोल इट। ये सारी चीज़ें 100% जो है आपके पास वेल डॉक्यूमेंटेड है कि हर चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं विद द जेनेटिक प्रोग्राम। नॉर्मली ये देखा गया है कि ये जब आप जेनेटिकली सिलेक्शन करते हैं किसी तरीके से तो ग्रोथ एंड रेजिस्टेंस जो है ना जी, ये ऑलमोस्ट अपोजिट हो। जो ग्रोथ आप बढ़ाएंगे किसी चीज़ की, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेंगे, नॉर्मली जानवर की रेजिस्टेंस रिड्यूस हो। ये एक जनरल पैटर्न है सारी दुनिया में। आप मुर्गी देख लें, आप कुत्ते देख लें, आप कोई भी चीज़ देख लें, यानी जो रूरल एरिया में रह रहा है, ये जो फार्मिंग में है, तो यू विल सी प्रोडक्टिविटी जहाँ बढ़ती है और ये सिलेक्शन ओवर द ईयर्स होती। मेरा मशवरा ये होगा कि ट्राई फर्स्ट दी टुवर्ड्स जेनेटिक पोटेंशियल इम्प्रूवमेंट, ग्रोथ पोटेंशियल को पहले दें, देन लुक इट ओवर कि कौन सी चीज़ें हैं जिनको रेजिस्टेंस की ज़रूरत है आपको। देखें, कोई भी एक जनरल रेजिस्टेंस है विच इज़ रियली नॉट जेनेटिकली पॉसिबल, टेलिंग यू द ट्रूथ। जेनेटिकली आप फिर पर्टिकुलर 1 या 2 या 3 डिजीज़ लेके उनके
खिलाफ फिर रेज कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इस स्टेज पे हमें ग्रोथ पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए अगर आपने जेनेटिक सिलेक्शन करना है। मैं भी ऐड करना चाह रहा हूँ कि पहले बात हुई है टेक्नोलॉजीज़ की ब्रीडिंग के लिए और अब है सिलेक्शन ब्रीडिंग। बेसिकली तो यही डिसाइड आपने भी कवर किया सिलेक्शन ब्रीडिंग को कि हमारे यहाँ भी पॉन्ड में फास्ट ग्रोइंग फिश मौजूद होती है। तो पहले तो यही डिसाइड करने वाली बात है कि जो फार्मर की ख्वाहिश है कि उसकी फ़िश जो है वो फास्टली ग्रो करे, उसकी FCR अच्छी हो, डिजीज़ रेजिस्टेंट हो। तो पहले तो यही देखना है कि हमने इसको सिलेक्शन ब्रीडिंग से अचीव करना है या टेक्नोलॉजी जेनेटिक टेक्नोलॉजी बेस्ड जो फास्ट ग्रोइंग ब्रीड्स अवेलेबल है उनको लेके आना है। जैसे पोल्ट्री एग्जांपल है हमारे पास के वो दे आर अलाउड टू इम्पोर्ट बेस्ट जेनेटिक्स इन पाकिस्तान और वो उसकी वजह से फूड सिक्योरिटी में बड़ा मेजर रोल प्ले करे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारा जो एक्सपर्ट का पैनल बैठा है उसको यही देखना होगा कि हम अभी लॉन्ग टर्म प्लान करें सिलेक्शन ब्रीडिंग का और फास्ट ग्रोइंग ब्रीड विद गुड FCR लेके आए या जेनेटिक्स जो है वो बेहतर जो है उसको इंपोर्ट किया जाए। तो दिस इज माय सजेशन फॉर द पैनल। थैंक यू वेरी मच सर। जस्ट बिकॉज हमारे पास वी हैव टू मूव क्विकली क्योंकि हमारे पास सिमिलरली जेनेटिक्स के क्वेश्चन कुछ और भी हैं। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि जिस तरह आपने बात की, आर देयर एनी करंटली एंड लोकल सिलेक्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स इन प्लेस एंड इफ सो what are the key feature and effectiveness? So ओके आपका क्वेश्चन मुझे बिल्कुल अंडरस्टैंड मैंने किया आपके 100%। लेकिन हमेशा जो हमारा रिकमेंडेड किया और मैं खुद भी इसकी उसमें एग्रीमेंट में हूँ कि आपकी छोटी फिनोटाइप्स होती है, आप बाहर से बेशक ले आए लेकिन 100% श्योरिटी आपके पास कभी भी नहीं होगी कि वो जो जेनेटिक स्ट्रेन वहाँ बेस्ट परफॉर्म कर रहा है वो यहाँ भी बेस्ट परफॉर्म करेगा। इसलिए कि जेनेटिक मेकअप जो हमेशा है वो जेनेटिक प्लस एनवायरनमेंट प्लस इंट्रैक्शन, दैट इज द मेजर क्वेश्चन। जेनेटिक इंप्रूवमेंट का प्रोग्राम है उसको इनिशिएट किया जा सकता है, वो क्यूमिनल पॉन्ड्स में होता है। क्यूमिनल पॉन्ड मीन आपको बहुत बड़ी जगह नहीं चाहिए, आप एक पॉन्ड में तमाम स्ट्रेन्स को ग्रो करें, इसलिए कि एक एनवायरनमेंट में आपको सबकी चीज पता चल जाएगी बेस्ट कौन सी चीज है। ठीक है, थैंक यू मैम। Okay जी, moving toward the next question जो कि हमारा है genetics के related। In genetics local species what are area need improvement and what are the strategies can be implemented to address these shortcomings? इसमें सर ये था कि जेनेटिक इम्प्रूवमेंट के लिए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें जो है ना एक प्लान करना पड़ेगा इस हवाले से कि फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम पंजाब की बात कर लें जहाँ पे तमाम रिवर्स बहते हैं, तो अगर हम जेनेटिक इंप्रूवमेंट पे बात करें तो 2 इंडियन वाटर्स आते हैं हमारे टेरिटरी में एंटर होते हैं, जिसमें खटमराला का पानी आ जाता है, सतलुज बैराज से जो है पानी वो हमारे इधर एंटर हो रहा होता है। वहाँ की जो है जो इंडियन स्ट्रेन्स हमारे फॉर एग्जांपल जैसे मेजर क्राफ्स वगैरह आ रही हैं, रोहू मोरी थैला, उनको ले लिया जाए, जो हमारे अपने हैं रिवर रावी की है उनसे कलेक्ट कर लिया जाए, चनाब से ले लिया जाए। तो 4 डिफरेंट्स जो हैं जो से स्टॉक लिया जाए और इन चारों को आपस में आगे ज़्यादा स्टडी डीप स्टडी हो जाएगी कि इन चारों को आपस में क्रॉस करवाया जाए। तो इनसे जो अगली जो स्ट्रेन डेवलप होगी तो उसको लेके हम आगे चलें, तो मेरा ख्याल है कि हम इसको इम्प्रूवमेंट की तरफ जा सकते हैं। उनसे जो हमारी पहली जनरेशन आएगी उसको लें, उसको आगे करें। अच्छा, सेकंड ये कि कुछ पंजाब गवर्नमेंट ने भी ये इनिशिएट किया था कि बाहर से जो है रोहू जो है वो लेके आए थे, लेकिन उन्होंने कुछ फार्मर्स को भी डिस्ट्रीब्यूट किया। फर्दर उन्होंने ये कहा कि शायद उन्होंने उसको आगे किया नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे नहीं किया उसको, तो शायद उनके पास भी अभी वो शायद ख़त्म हो चुका है। तो ये है हमारी चीज़ें। नहीं, लेकिन इस वक्त कोई प्रोग्राम है गवर्नमेंट का या गवर्नमेंट का सर इस तरह है कि ज़ाहिर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी बड़े होते हैं, कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं अदारों की, यूनिवर्सिटीज़ की कह रहे हैं जो भी रिसर्च करते हैं, तो जो प्रपोजल्स प्लान करके जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे ही वो समटाइम रिजेक्ट हो जाते हैं उसको। अफजल साहब की मैं बात को बढ़ाते हुए, अगर हम फोकस ये करें कि इस वक्त क्या इसकी कंट्रीब्यूशन है टूवर्ड्स दी इक्वा प्रोडक्शन, क्या होनी चाहिए और क्या गैप है, सो देन इट विल बी फ्रूटफुल डिस्कशन। मेरी गुजारिश। इस वक्त कोई प्रोग्राम नहीं है। तो यहाँ जितने लोग भी बैठे हैं, PhD लोगों ने किया हुआ है, ऑफिसर्स बैठे हैं, फीड मिलर बैठे हैं,
तो हम लोग जितने भी एनर्जी यूज कर रहे हैं एंड ऑफ द टाइम ये फार्मर पे ही आके लग जाए। अब आप लोगों ने बताना है, ये क्वेश्चन मेरा भी है आपका भी है, भाई फार्मर को हम लोग क्या दे रहे हैं। मेरा ये रिक्वेस्ट है बड़ी, यहाँ जो चीज़ें भी हैं, ये हमारा एजुकेशन लेक्स हैं बड़ी, हमारी राब्ते की कमी है, हमारी गवर्नमेंट इशू है, फार्मर की भी गलती है। तो अगर इन चीज़ों को बेहतर किया जाए तो हमारे फार्मिंग बहुत बेहतर हो सकती है। जेनेटिक्स बुनियादी चीज़ है। जेनेटिक्स पे मकई हमारी आज से कोई 5-6 साल पहले हम जाए तो मकई की मैक्सिमम जो यील्ड थी हमारे इलाके में वो 25-30 मन थी। अब मकई के जेनेटिक्स पे जब लोगों ने काम किया है, अच्छी हाइब्रिड बीज हैं, तो अब मकई में न सिर्फ लोग खुशहाल हुए, हमारे मुल्क भी खुद के। अब दुनिया में सबसे मुश्किल चीज़ गंदम है, गंदम की जेनेटिक्स पे काम हुआ है और पोल्ट्री पे काम हुआ है उसके रिजल्ट से। तो वाई नॉट जी फिश की जेनेटिक्स पे काम हो, अगर हुआ है तो हमारे तक डिलीवर क्यों नहीं हुआ, और अगर होना है तो उसे मजीद जल्दी करें। और जैसे एज सुन है आप हमें रोहू का अच्छा बीज दें, आप शरीम्प की फार्मिंग करना चाहते हैं, हम लोग आपको जगह देते हैं, आपको रकबे देते हैं, आपको पॉन्ड्स देते हैं, आपको अफोर्ड करते हैं, आपके साथ कमिटमेंट करते हैं, एग्रीमेंट साइन करते हैं, लेकिन ग्राउंड पे आके करें। पूरे हमारे जो जोन है मुल्तान का, जिसे मुजफ्फरगढ़ किया जाता है, टोटल फार्मिंग के 4 या 5 जोन पड़े, 2 जोन मुजफ्फरगढ़ में, 2 मुल्तान में, 1 शोरकोट में हो जाता है, और गॉड ब्लेसिंग जोन है ये पूरे मुल्कों का। वियतनाम, बर्मा, बांग्लादेश में इतना उनकी पूरी फार्मिंग का रकबा नहीं है जितना ये मैं आपको इस 4 जोन बता रहा हूँ। और अभी भी कितने रकबे हमारे खाली पड़े हैं। मैं इसका आंसर Thank you. आज से 15-20 साल पहले जब मैं अपनी एमएससी कर रही थी, एमफिल कर रही थी, रिसर्च के लिए हमें दूर दूर तक फिश पॉन्ड्स नहीं मिलते थे। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता फिश फार्मिंग बढ़ना शुरू हुई, फार्म नजर आना शुरू हुए। तो किया जिसने भी किया, एकेडेमिया ने अपना रोल प्ले किया, यूनिवर्सिटी डिग्रियां दे रही हैं, हम जैसे निकम्मों को थोड़ा बहुत सिखा देती है, और हम बाहर जाके फील्ड में उसको किसान से कोई बात हो तो हमें बड़ी खुशी होती है जब हम वो उनको वो चीज़ बताएं। पहली दफ़ा जब मैंने फील्ड में विजिट किया था तो मैं बड़ी खुश थी कि मुझे ये लग रहा था कि मैं रादर फार्मर से भी बहुत कुछ सीख के आई हूँ। बिकॉज फॉर मी दिस इज़ लाइक एक मेरी जॉब है, गवर्नमेंट तनख्वाह तो दे रही है, बट फार्मर ने तो उससे कमाना है तो वो ज़्यादा वो होते हैं। गवर्नमेंट है वो ज़रूर आप लोगों के लिए कुछ कर रही है, फीड के ऊपर काम कर रहे हैं, डिफरेंट फॉर्मुलेशंस के ऊपर काम कर रहे हैं। आपने इदारे के पास जाना है, आपको सीड नहीं आ रहा, आप पंजाब से, आप पंजाब फिशरीज जाइए ना, जाके उनको कन्वे करिए कि सीड अच्छी क्वालिटी का नहीं मिल रहा, मैंने फलानी हैचरी से सीड लिया था फलाने इलाके की, उनके रिजल्ट अच्छे नहीं है, उनकी इंक्वायरी करवाई जाए। तो ये चीज़ें थोड़ी सी जो है ये 2 वे हैं।